Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well. और आप लोगों को अब तक एग्ज़ाम डेट्स पता चल गए हैं कि एग्ज़ाम की डेट शीट हमारी आ गई है। 1 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करनी है और जितना आपने पढ़ा है सिर्फ आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। जितना भी आपने पढ़ा है सही पढ़ा है और सिलेबस में से ही पढ़ा है। और जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कब DT+B के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। किसके? TGT सोशल साइंस के, यानी कि जो हमारा पेपर सेकंड है, मैं उसका पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये बातें आप सबको पता होंगी। ठीक है, और जो ये वाला पेपर है हमारा, ये कब कंडक्ट हुआ था? 14 नवंबर का पेपर है जो 2018 में हुआ था, शिफ्ट 1 में हुआ था और पार्ट इसका 4th है। ठीक है, यानी कि 2018 के पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए और एक पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और ये हमारा क्या है, सेकेंड पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ 2018 का। और 2021 के सारे पेपर मैंने डिस्कस करके पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। 2021 की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और 2018 के जो पेपर हैं इनकी मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई है। तो आपको आराम से कोई भी परेशानी नहीं होगी इनको प्लेलिस्ट को ढूंढने में। और मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो अगर आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट देखनी है, तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, लिंक हमारा मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आपको क्या करना है, पूरी वीडियोस को देख लेना है और वीडियो को देखने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही बोलती आ रही हूँ, नोट्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर बार क्या कहते हैं कि वीडियो को, क्योंकि हमारे पास मैंने अराउंड 60 के आसपास 60-70 वीडियोज़ अपलोड करी है और अगर आप नोट्स बना लेंगे उन 60-70 वीडियोज़ की, आप एक दिन में सारे 60-70 वीडियो को रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक ही दिन में सारे 60-70 वीडियोज़ को आराम से देख लेंगे। लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप एक दिन में, आप, मैंने जैसे आपको बताया कि नोट्स को हम रिवाइज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वीडियो। ठीक है, और वो क्या होता है, नोट जो होते हैं वो जल्दी रिवाइज़ हो जाते हैं, हमने खुद लिखे होते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे ब्रेन में चल रही होती हैं। कई बार हम वीडियो देखते तो रहते हैं लेकिन हमारा माइंड हमारा कहीं और होता है, तो चीज़ें हमसे कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम देखते वक्त लिख रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड एक्टिव रहता है और वो चीज़ें क्या होती हैं, 60-70% क्या हो जाती हैं, हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब हम उसे बार बार रिवाइज़ करते हैं, चाहे वीडियो के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू, जैसा भी आपको मन करे, अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो 100% क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, फिर आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम तक तो आप नहीं भूलें, एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम तक तो आपको सारी चीज़ें नहीं भूलनी है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो कुछ ही दिनों में आप लोगों के पास मेल आ जाएगी कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। 7-8 दिन आई गेस पेपर होगा। ठीक है, तो जिस डे भी आपका होगा, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास, आपको पता चल चुका है कितना टाइम है, मतलब कि आपको सिर्फ ये डेट तय करके रखना। हो सकता है कि आपका 1 नवंबर को ही पेपर हो जाए, तो हमारे पास लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर। और इसी अक्टूबर में हमारे फेस्टिवल्स वगैरह भी आएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको हर एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रिपरेशन करनी है। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपसे हो सकता है उतना रिवाइज़ करो, सो दैट क्या करो, भूलो ना उसे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है, उसी लेवल की क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है अगर हमें इस पेपर को क्रैक करना है तो। ठीक है, बाकी आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया होगा, आपको पता होगा, आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई होगी कैसे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इस पेपर का मैं 4th पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। 20 जो हमारे SST के हैं, 10 जो हमारे सिविक्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप एनालिसिस भी करके चल रहे होंगे कि 2021 के पेपर में और 18 के पेपर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 2021 का जो पेपर था उसमें अगर हम पॉलिटिकल वाला देखें, जो हमारा पॉलिटी आता है 2021 वाले में,
इसमें मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा पूछे गए हैं, हमारे आर्टिकल्स पूछ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जैसे कि नेपाल और बोलीविया वाला जो चैप्टर है सिर्फ वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना। और इसने और कुछ नहीं पूछा। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि अगर 2018 का देखें इसी का पेपर, तो 2018 में अगर आपने देखा तो 2018 में जो पावर स्ट्रगल हुआ था, पावर शेयरिंग और स्ट्रगल हुआ था, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह मतलब एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया है। मैं सिर्फ पॉलिटी का नहीं बता रही, और भी अगर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी इनको कंपेयर करेंगे तो कहाँ पे हमारे कोल की या फिर कहाँ पे हमारा एटॉमिक स्टेशन है, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। लेकिन 2021 में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रिपरेशन क्या करना है, हमें PYQ से ही करना है। तो मैंने जो आपके लास्ट 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो वहाँ के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो रिसेंट में अगर हम देखें तो 2018 और 2021 हमारे क्या हैं, रिसेंट के पेपर्स हैं जो DTPLSB में कंडक्ट हुए हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने 2021 की अपलोड कर रखी है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख ली तो आप उसे दोबारा नहीं देखेंगे। जितनी बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। मैं तो ऑब्वियसली बात है एक ही सेम ही टॉपिक पे बार बार वीडियो तो नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन आपके पास वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पर, आप जितनी बार चाहें उसे देख सकते हैं, उसे नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज़ करिए। जैसे भी आपको लगता है कि आपका तरीका आपको ऐसा समझ में आता है, आपको ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला तरीका फॉलो करना है। जैसा आपको समझ में आता है, जो आपको बेस्ट मेथड लगता है, आपको वो मेथड यूज़ करना है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करो सो दैट कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की सीरीज़ को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन US दैट वाज कैरिड ऑन बिटवीन 1954 टू 1968। तो ये पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या महत्व है जो 1954 से 1968 के बीच चलाया गया था। तो क्या रीज़न था इनका, इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट ब्लैक पावर, यानी यह काली शक्ति के खिलाफ का एक आंदोलन था। इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनल, यानी यह एक सांप्रदायिकता के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी यह एक धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध था। इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, तो जो यहाँ पर नस्ली भेदभावपूर्ण कानून लाए गए थे उसके अगेंस्ट था ये कौन सा वाला स्ट्रगल जो 1954 से 1968 के बीच चला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा कि US में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी पीक पर चला गया था एक टाइम में, तो उसके अगेंस्ट क्या किए गए थे, ये स्ट्रगल्स लगाए गए थे। ठीक है, आपको देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चल गई। अब आपके पेपर में आएगा तो ये आपके लिए न्यू नहीं रहेगा, इसका मतलब आपने वीडियो देखी है मेरी तो आपको चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स डैट एम्प्लॉयड 10 और मोर वर्कर्स आर कॉल्ड, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हमारा पब्लिक सेक्टर यानी प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, यानी या तो निजी क्षेत्र वाले हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र वाले हैं, जिनमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स को क्या कर रखा है, उन्होंने रोज़गार दे रखा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे, ट्रेड यूनियन बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे, या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, यानी फॉर्मली 10 से या उससे ज़्यादा लोगों को क्या किया गया है, एस्टैब्लिश, यानी उन्हें रोज़गार दिया गया है। ठीक है, क्लियर है इतना, यानी कि वहाँ पर क्या करेंगे, लोग फॉर्मली वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम इनको देखें अगर, तो जैसा कि आप देखो फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट क्या होते हैं, लीगली ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस होते हैं विद फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। तो इसमें क्या होता है, कार्य जहाँ औपचारिक अनुबंध और लाभ होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, परमानेंट विद सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, MNCs हो गए हमारे,
फिर आते हैं हमारे ट्रेड यूनियंस, वर्कर ऑर्गेनाइज दैट प्रोटेक्ट लेबर राइट्स। तो आपने ट्रेड यूनियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है जिसे ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्कर्स की लिविंग कंडीशन है, उनका मतलब कि उनके बेनिफिट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रेड यूनियंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये किसी को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, नॉट एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंट्स, जैसे INTUC, AITUC, BMS, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होता है, एंटरप्राइज ऑन बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट और पब्लिक तो आपको पता होगा, प्राइवेट में कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है और पब्लिक में गवर्नमेंट ऑन कर रही है एंटरप्राइज को। तो ये क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, इसमें गवर्नमेंट का होता है, या स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो आपकी। ये क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, मोस्टली फॉर्मल जॉब सिक्योरिटीज़, तो जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC हो गए, और रेलवे, ONGC, ये सारे हो गए। तो इसमें क्या होते हैं, लाखों में एम्प्लॉयज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सारे टर्म्स आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन व्हेन इट बिकम अ बर्डन फॉर द लेंडर टू रीपे द लोन एंड नीड टू बोरोवर अ न्यू लोन टू पे एग्जिस्टिंग लोन। यानी कि एक सिचुएशन राइज हो गई है जिसमें जिसने लोन लिया है उसको पे करने के लिए वो दोबारा कहीं से लोन ले रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास पहले से कोई लोन है और उसको उसकी ड्यू डेट आ गई है और उसको पे करने के लिए आपने क्या करा, दूसरे लोन को ले लिया, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट, डेट ट्रैप, टर्म ऑफ क्रेडिट, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी डेट ट्रैप, यानी ऋण जाल। अब आपने एक ऋण को देने के लिए आपने दूसरे ऋण को लिया, तो क्या करेंगे, आप इसके जाल में फंस जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हम डेट ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, अ प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक टू ट्रांसफ़र मनी सिक्योरिटी, यानी बैंक द्वारा जारी किया गया एक पूर्व भुगतान वित्तीय साधन है जो सुरक्षित रूप से धन स्थानांतरित करता है। तो जैसे आपके पास होता, मतलब कि ये बैंक से इशू करते हैं, जिससे ये लीगल होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उससे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। गारंटीड पेमेंट कैन नॉट बाउंस इशूड बाय बैंक्स ओनली। जैसे लेट्स सपोज डिमांड ड्राफ्ट हो गया कि आपके पास, जैसे आपने चेक्स वगैरह कर दिए हैं, ठीक है, तो आपका वो ऑब्वियसली बात है वो वेस्ट नहीं होगा। वो क्या किया गया, एक तरीके से बैंक के द्वारा बताया गया है कि आपको अगर इतने पैसे की ज़रूरत है तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। स्कूल फीस, रियल एस्टेट पेमेंट, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डेट ट्रैप्स या सिचुएशन होते हैं जहाँ पर जो बोरोवर्स होता है वो एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेता है, तो कॉन्टीन्यूस बोरोइंग हो जाएंगी, राइजिंग इंटरेस्ट बर्डन हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक का पहले से चल रहा है फिर दूसरे का एक अलग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। टेकिंग पेडे लोन, रिपीटेडली क्रेडिट कार्ड रोल ओवर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑब्वियसली बात है कि आप क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए ऑब्वियसली बात है दूसरे क्रेडिट कार्ड से आपने लोन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो लोन है वो एक तो कंटिन्यू चल रहा था, दूसरा भी कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ऋण देने की शर्तें जैसे ब्याज दर, पुनर्भुगतान समय और संपार्श्विक, यानी कंडीशन अंडर विच लोन आर गिवन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या किया जाएगा, लोन दिया जाए, लोन की बात हो रही, क्रेडिट की बात हो रही है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट और कोलेटरल्स, रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट शेड्यूल, यानी कि आपको इंटरेस्ट देखना है इसमें और क्या आप सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन लेने के लिए और कब तक आप पे करेंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे पर्सनल लोन पे 12% का इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स का है, और कार आपने क्या कर दिया, एज ए कोलेटरल रख दिया। अगर आप लोन नहीं पे कर पाएंगे तो कंपनी आपकी एसेट लेकर चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये आप सबको पता होगा। एनीथिंग एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, वो क्या कहलाता है, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि इस टाइम पे क्या है, हमारा मनी है। अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके कंपैरिजन आप उसे क्या करते हैं, मनी देते हैं उसके एक्सचेंज में। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है ये, पोर्टेबल एंड डिविजिबल, फैसिलिटेट करते हैं, जैसे करेंसी नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, डिजिटल मनी आजकल जो हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है। क्लियर है ये सारे टर्म्स आपको? अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेंजिंग द एलिजिएंस
फ्रॉम द पार्टी ऑन whose ticket one get elected to some other party is known as, यानी जिस दल के टिकट पर कोई निर्वाचित होता है उसे किसी अन्य दल के प्रति निष्ठा परिवर्तित करना किस रूप में जाना जाता है। लेट सपोज आप बीजेपी से लड़े, आप जीत गए, लेकिन जैसे ही आप जीते आपने क्या कर लिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें पूछा कि आप जीते कहीं और से लेकिन आप क्या करें, काम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, डिफेक्शन यानी दल बदल, एलियन यानी विदेशी, लॉयलिस्ट ऑब्वियस बात है वफादार तो आप है नहीं यहाँ पे, पार्टीशन आपने कोई अलग वादे थोड़ी करी कि आपने इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया या फिर किसी को अलग कर दिया, यहाँ पे आप क्या कहते हैं अलग हुए हैं, आपने किसी को अलग नहीं करा है। तो अब विदेशी भी नहीं हुए हैं, आप देश में ही हैं, पार्टी में एक पार्टी में जीते लेकिन उसी देश की दूसरी पार्टी में आप चले गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ आता है जो हमारा शेड्यूल 10 इसके साथ क्या करता है, डील करता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये इसी के साथ साथ मैंने आपको शेड्यूल्स भी सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है जितनी बार अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप एक ही चीज़ को जितनी बार सुनोगे उतने में ही आपको क्या हो जाएगी, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जहाँ पे भी शेड्यूल्स वगैरह की बात आती है मैं आपको शेड्यूल वगैरह डिस्कस करने लग जाती हूँ ताकि कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि PYQs आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि या तो ऑप्शंस में से आएंगे आपके क्वेश्चन या क्वेश्चन ही आपके आएंगे या उसके सिलेबस का जो अदर पार्ट है उसमें से आएंगे। तो इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते चलो। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा किससे डील करता है, लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी से। सेकेंड शेड्यूल है हमारा सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CAGs, इन सब की जो हमारी सैलरी आप याद कर लो बस। थर्ड होता है हमारा इन्हीं सब के ओथ से कि ये शपथ लेंगे, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल डील करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे राज्यसभा की सीट्स हैं उनके एलोकेशन से रिलेशन है इसका। फिफ्थ शेड्यूल है हमारा प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन करना है कुछ शेड्यूल एरियाज़ के, यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। और आर्टिकल 6 भी कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन ये जो शेड्यूल एरियाज़ जो होते हैं कुछ मेन शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के बारे में डिस्कस किया गया, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, आत्मा के नाम से याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस वही चीज़ है कि ए से मणिपुर आता है तो ये वाला नहीं होगा, तो मेघालय और मिज़ोरम आएगा, या फिर आपको जैसे भी याद करना है आप उसको वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले से याद है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर आता है हमारा सेवन शेड्यूल आप सबको पता होगा, 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये इस पे कौन लॉज बनाता है, गवर्नमेंट, इस पर स्टेट बनाएगी, इस पर दोनों मिलकर बनाएंगे। 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 66 है, इसमें 47 है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि आप बताओ स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करंट का जानना हो तो आप तुरंत गूगल करके देख लेंगे। 8 शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं, और ये सारी क्या है हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, जैसे असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, मणिपुरी। आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से बताओ हमारे कौन से 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं वो इनमें से कौन हमारी क्या है लैंग्वेज नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी, इनको छोड़ के बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल में नहीं आती हैं, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये सारी क्या है हमारे शेड्यूल की लैंग्वेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, कंटेन एक्ट एंड ऑर्डर रिटर्न टेन्योर लैंड टैक्स रेलवे इंडस्ट्री, जो हमारे लैंड रेवेन्यू वगैरह वाले जो टैक्सेस वगैरह चल रहे थे उनको क्या किया गया था, हटाया गया था। ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और इसे 9 शेड्यूल में ऐड किया गया था। और यहाँ पर क्या गया हमारा 10 शेड्यूल आ गया। 10 शेड्यूल का आपने अगर पॉलिटी पढ़ी हो अगर हमारा, तो जो पॉलिटी में पार्ट 1 है जिसमें हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि सिक्किम को जो ऐड किया गया था उस टाइम भी 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, लेकिन फिर सिक्किम को हमने पूरे स्टेट के रूप में ऐड कर लिया, तो 10th शेड्यूल को हमने फिर डिलीट करा। फिर डिलीट करने के बाद दोबारा 10th शेड्यूल को हमने ऐड करा, जो अभी जस्ट हमने एंटी डिफेक्शन वाला कानून पढ़ा
जो कौन सा आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, यानी कि अगर कोई भी MP MLA या कोई भी सिलेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, फिर जीतने के बाद वो चेंज करता है अपने पार्टी को, और यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हुई है, ऐसा नहीं कि लेट सपोज़ कि उस पार्टी के मोर देन 50% मेंबर ही क्या हो गए दूसरी पार्टी में चले गए, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सन किसी एक पार्टी से जीतता है फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी जो संसद की सदस्यता है उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट इसकी वजह से लाया गया था 1985 में, और इसे किस में किया गया, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारा 11th और 12th शेड्यूल, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ। ये 11th हमारा पंचायत से रिलेटेड है, जिसको कब ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट से, जो कब आया था 1992 में, और 74th भी आया था 1992 में ही, और जिसका किससे रिलेटेड है, हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेशन है। तो ये तो हमारे 2021 में ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एक पेपर मतलब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है हमारे सारे शेड्यूल। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द बहुजन समाजवादी पार्टी इन 1984। तो बहुजन समाजवादी पार्टी किसने फाउंड करी थी, ये हमने डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन हमारे 2021 के भी पेपर में आया हुआ है। तो किसने करी थी, महात्मा फुले ने, कांसीराम ने, साहू महाराज ने, या फिर पेरियार रामास्वामी नायकर ने। तो आपको पता होगा सबसे पहले तो बहुजन समाजवादी पार्टी का रिलेशन किससे है, हमारे नॉर्थ से है। तो अगर हम देखें तो फुले थोड़ा महाराष्ट्र वगैरह से रिलेशन, इसका नॉर्थ में यूपी की पार्टी है हमारी, तो इनका रिलेशन किससे है, महाराष्ट्र से है, और ये क्या है, हमारे साउथ के हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांसीराम हो जाएगा। मतलब कांसीराम जी ने क्या करा था, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया था, यानी उसकी खोज करी थी, यानी स्थापना करी थी। और कब करी थी, 1984 में। आपसे ईयर भी पूछ सकता है कि कांसीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी को किस ईयर में इस्टेब्लिश करा था। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमसे ईयर भी पूछ लेता है। तो महात्मा फुले फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन किया था इन्होंने, और सत्याशोधक समाज बनाया था 1873 में। फर्स्ट गर्ल स्कूल इन पुणे 1848 में। बुक लिखी थी इन्होंने गुलामगिरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गुलामगिरी बुक किसने लिखी है। नेक्स्ट, इंस्पायर एंटी कास्ट मूवमेंट एंड पियनेड अलाइक अम्बेडकर टू। तो इनको एक तरीके से अम्बेडकर 2 के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या करा था, जो एंटी कास्ट के अगेंस्ट क्या करे थे, ये लड़े थे। ठीक है, द कास्ट सिस्टम को हटाओ। कांसीराम मोबिलाइज दलित पॉलिटिकली एंड फाउंडेड बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, और इन्होंने बाम शेख भी फाउंड करा था 1978 में, यानी हमारी पार्टी को खोजने से पहले ही। ठीक है, फिर इन्होंने DS4 को भी फाउंड करा था 1981 में, और 1984 में क्या करा था, BSP को इन्होंने फाउंड करा था। तो बाम शेख से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्किटेक्ट ऑफ दलित पॉलिटिकल आदर्शन इन पोस्ट अम्बेडकर के बाद इन्होंने बीड़ा एक तरीके से उठाया था। फिर होता है हमारा साहू महाराज, जो रॉयल रिफॉर्मर्स हु प्रमोटेड एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस बैकवर्ड क्लास। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कहीं ना कहीं बहुत ही पास का ऑप्शन है। मतलब सब ने जो लड़ाई लड़ी है कहीं ना कहीं सबका जो मोटिव है वो सेम ही है, कास्ट सिस्टम। फिर पेरियार स्वामी है हमारे, लेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। इनका भी क्या था, सेम है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में। द्रविड़ कंजाग्रम, एक तरीके से ये पार्टी भी हमारी तमिलनाडु आंध्र के आसपास की है, इसको आप एक बार देख लेंगे। और एंटी हिंदू एजिटेशन जो था उसको भी इन्होंने लीड करा था। समझ में आ गया आपको इतना, ये सारे ये हमारे क्या हैं, बहुत ही पास के ऑप्शन दे रखे थे DT+B ने। तो आपको देखो तैयारी काफ़ी अच्छी रखनी है, सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा, एन एसेट दैट अ बोरोवर ओन्स एंड यूजेस द सेम एज द गारंटी टू द लेंडर यूनिट द लोन इज रिपेड इज नोन एज। यानी एक संपत्ति जो एक बोरोवर यानी जो लोन लेता है का मालिक है और एक ऋणदाता इकाई को गारंटी के रूप में उपयोग करता है, इसे ऋण चुकाया जाता है। लेट्स सपोज आपके पास कार है, आपने लोन लिया और आपने कार को क्या करा कि एज अ सिक्योरिटी रख दी कि अगर मैं लोन रीपर करने में अगर लेट्स सपोज कि नहीं कर पाता हूँ तो क्या हो जाएगी, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वो
लोन रीपे ना करने के कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्या है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। तो उसको पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो डिपॉजिट्स, गारंटी कहेंगे, कोलेट्रल कहेंगे या फिर मॉर्गेज कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कोलेट्रल और मॉर्गेज में क्या कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सारी चीज़ें क्या करती हूँ, डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, मनी प्लेस इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने क्या करा, उसे डिपॉजिट कर दें, क्लियर है ये। गारंटी क्या होती है, प्रॉमिस बाय अ थर्ड पार्टी टू रीपे अ लोन इफ़ बोरोवर डिफॉल्ट। लेट सपोज एक बंदा लोन ले रहा है और बैंक से उसने लोन लिया, तो आप क्या बनेंगे, थर्ड पार्टी ऐसे गारंटर बनेंगे कि हाँ ये लोन पे कर देगा। तो आप क्या है, उस केस में गारंटर हैं, ठीक है। ना तो आपने लोन लिया है, ना ही आपने लोन दिया है, ठीक है। कोलेट्रल क्या होता है, एन एसेट प्लेस्ड बाय द बोरोवर्स टू सिक्योर लोन, यानी सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी जाती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि हम क्या कर रहे हैं, एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं कि आपको एक वो रहे, आप मेरे को लोन दे रहे हो, तो आपको ये ना रहे कि मैं भाग जाऊंगा कल को या फिर मैं लोन नहीं रीपे कर पाऊंगा। तो आपको कह रहे हैं एक तरीके की तसल्ली रहे। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। सीज इफ़ लोन नॉट पेड, तो ऑब्वियस बात है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका एसेट नहीं रह पाएगा। इंक्लूड प्रॉपर्टी, गोल्ड और शेयर्स, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को कोलेट्रल लगा सकते हैं, गोल्ड को रख सकते हैं आप, और शेयर्स जो आपने ले रखे हैं उनको भी आप एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं, ठीक है। होम लोन विद प्रॉपर्टी एज कोलेट्रल, गोल्ड लोन, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हो गए। और मॉर्गेज क्या होता है, अ टाइप ऑफ लोन वेयर प्रॉपर्टी इज प्लेड एज सिक्योरिटी, एक प्रकार का ऋण जिसमें संपत्ति को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि इन दोनों टर्म में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, कोलेट्रल में, मॉर्गेज में। लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योर लोन्स होते हैं, प्रॉपर्टी रिमेन विद बोरोवर्स, लेंडर कैन क्लेम प्रॉपर्टी और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कोलेट्रल में क्या हुआ आपका कि अगर आपने कोलेट्रल को पे नहीं करा, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, आपका जो कोलेट्रल अगर आपने पे नहीं करा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन इसमें आप प्रॉपर्टी को दोबारा क्लेम कर सकते हैं, जैसे होम लोन हो गया, होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आपको। और मॉर्गेजेस मोस्टली क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, यानी कि इन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में, चाइना में या फिर बेल्जियम में। तो हमारा इंडिया और बेल्जियम तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या है, टू पार्टी सिस्टम, यानी सिर्फ वहाँ पर दो पार्टीज़ हैं जो लड़ते। तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। और इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो क्लियर है इतना। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, दो पार्टीज़ हैं, प्रेसिडेंट फर्स्ट द पोस्ट। तो प्रेसिडेंट्स को क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। पार्लियामेंट को दिया गया है, और दो पार्टीज़ हैं हमारी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, पार्लियामेंट है। और हमारे इंडिया में भी आपको पता होगा पार्लियामेंट ही है, जमाइका में भी, माल्टा में भी, जिम्बाब्वे, इन सब में दो दो कंट्रीज़ हैं। लेकिन कहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है और कहाँ पे पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है कि जो पीएम होता है वो हेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड होगा, यूएस में आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, मैरी हॉक्स्टन, बाबुल साहा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या फिर मिस्टर भुवनेंद्र टकूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, मोहम्मद यूनुस का। बांग्लादेश को अगर फ्रीडम दिलाने में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। इनका नाम आपने सुना होगा, भी बीच में बांग्लादेश में काफ़ी स्ट्रगल्स वगैरह चल रहे थे, तो भी आपने इनका नाम सुना होगा, मोहम्मद यूनुस का।
आपको क्या रहना है, अपडेटेड रहना है जो भी आपके आसपास हो रहा है। अभी नेपाल में भी स्ट्रगल चल रहे हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में। तो जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको भी आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है। कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, बिटवीन 1970 एंड 1993 हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेल्जियम लीडर्स अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन रिलेशन टू व्हाट। जैसा आपने देखा, मैंने आपको बताया कि बेल्जियम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, लेकिन 2021 में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने कितनी बार अपने संविधान को संशोधित किया था? 4 बार। टू इनेबल एवरीवन टू लिव यूनिटी, यानी 4 बार किया सभी को एकता में रहने सक्षम बनाने के लिए। 5 ऑटोनॉमी बनाने के लिए। 3 बार करा यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाने के लिए, या फिर 2 टाइम्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी उसने क्या करा, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड कर दिया गया था, ताकि जो एवरीवन यानी सबकी जो यूनिटी है उसे क्या किया जाए, दर्शाया जाए। यानी किसी को कोई भी ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उसी जगह आपने श्रीलंका का स्ट्रगल देखा होगा, यहाँ पे काफ़ी भयंकर वाला स्ट्रगल होता है, लेकिन बेल्जियम वाला जो स्ट्रगल था वो काफ़ी पीस वाला स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा, तो 1970 में फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट किया जाता है, रिकॉग्नाइज कल्चर कम्युनिटी डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों को किया गया। 1980 में सेकेंड रिफॉर्म किया गया, क्रिएटेड कम्युनिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट को बनाया गया। थर्ड अमेंडमेंट किया गया 80 से 89 में, एक्सपेंडेड पावर ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटीज़ को। फिर 93 में फाइनल रिफॉर्म लाया गया, ऑफिशियली ट्रांसफ़र बेल्जियम इनटू अ फेडरल स्टेट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, क्लियर इतना? आपने बेल्जियम वाली स्टोरी पढ़ी होगी आके 9th या 10th के सिविक्स में, अगर नहीं पढ़ी है तो आप एक बार ज़रूर से जाके देख लेना। व्हाट इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ अ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो ये तो विशेषता नहीं है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मुझे गेहूं की ज़रूरत है और आपको चावल की ज़रूरत है, तो हमारा आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, यानी हम आपस में चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डिमांड फॉर गुड्स, वस्तुओं की मांग, डिज़ायर फॉर द गुड्स, माल की इच्छा, या फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये क्या है, उसकी एक विशेषता है, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए और वो चीज़ ही मेरे पास होनी चाहिए जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मतलब डबल कोइंसिडेंस की आपके पास 2 सामान है, मेरे पास 2 सामान है। जैसे आपके पास गेहूँ और चीनी है और मेरे पास चावल और लेट सपोज मूंगफली है, तो आपको मूंगफली चाहिए और मेरे को क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, तभी हमारा क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। मतलब जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सचेंज है उसे नहीं करेंगे। तो डबल कोइंसिडेंस वर्ड्स इसको बोलते हैं कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सोशल डिफरेंसेस दैट क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डीप सोशल डिफरेंसेस आर कॉल्ड, यानी वे सामाजिक भिन्नताएं जो गहरे सामाजिक भिन्नताओं की संभावनाएं उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी विविधता। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस यानी अतिव्यापी विभिन्नताएं, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस यानी, और सोशल डिवीजन यानी सामाजिक विभाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, यानी विभिन्नताओं को भी हमने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या होती है, एक ये नेचुरल डिफरेंस होता है इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। न्यूट्रल होता है प्रमोट रिचनेस एंड वैरायटी, जैसे भारत में भाषाई विविधता पाई जाती है, तमिल हो गई, हिंदी हो गई और बंगाली हो गई। नेक्स्ट होता है हमारा ओवरलैपिंग, वन डिफरेंस रीइंफोर्स अनदर डिवीजन, डीपनिंग डिफरेंस, यानी क्या करता है कि एक डिफरेंस को हम क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं और उसको क्या करते हैं और ही ज़्यादा डीप में लेके चले जाते हैं। क्रिएट स्ट्रॉन्ग सोशल कन्फ्लिक्ट्स, यानी दलित प्लस गंभीर दोहरा भेदभाव, मतलब कि
डिफरेंसेस के बाद भी हमने डिफरेंसेस कर दिया कि एक तो पहले गरीब है, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि ये दलित भी है, तो उसके साथ सोचो कितना भेदभाव हुआ है। अगर वो दलित है, अमीर है, तो उसको सिर्फ दलित के रूप से देखा जाएगा। अगर वो अमीर है लेकिन दलित नहीं है तो उसको दूसरे नज़र से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक डिफरेंस है, उसके बावजूद ओवरलैप कर दिया उस डिफरेंस को। नेक्स्ट होता है हमारा क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। वन डिफरेंस कैंसिल आउट अनदर पीपल बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स, यानी इसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड में धर्म और वर्ग अलग अलग हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। सोशल डिवीज़न, आउटकम ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, सोसाइटी स्प्लिट इनटू ग्रुप्स। तो सोसाइटी आपको पता होगा अपने खुद के ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, लीड टू इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका में नस्ली विभाजन, जिसके अभी हमने वो भी पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम कैपिटल सिटी। तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये बेल्जियम वाला स्ट्रगल। आपने अगर पॉलिटिक्स वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा है आप भूल गए हैं तो ठीक है, क्योंकि हमें 2021 के पेपर में कहीं पर भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। तो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जा रही थी, स्पेनिश। और कहाँ पर, बेल्जियम में नहीं, जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, ठीक है, वहाँ पर फ्रांस, डच या फिर जर्मन। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बेल्जियम के कैपिटल सिटी में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जा रही थी। आइए समझते हैं थोड़ा हम इस चार्ट से। तो ये हमारा क्या है, बेल्जियम है। तो ये जो येलो वाले पार्ट हैं वो क्या है, डच स्पीकिंग स्टेट है, यानी इन येलो वाले पार्ट्स में डच बोली जा रही है। और जो ब्लू हैं यहाँ पे जर्मन बोली जा रही है, रेड वाले फ्रेंच हैं और ऑरेंज वाले बाइलिंगुअल फ्रेंच और अदर जो भी हमारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट है हमारा डटिस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डच बोला जा रहा है। इस वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फ्रेंच बोली जा रही है। और इसमें क्या बोली जा रही है, हमारी जर्मनी बोली जा रही है। और यहाँ पर क्या है, लोग बाइलिंगुअल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो वहाँ पे डच ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, 59% लोग डच बोल रहे हैं एंड 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं और जर्मनी 1% बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल सिटी की बात करें ब्रुसेल की, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डच 20% लोग बोल रहे हैं और फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं, 80% बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। अब इससे हट के क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, या तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला आएगा या फिर यही पूछ सकता है कि या तो कि आप कंट्री की बता दो, कंट्री में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन बोलता था, या फिर कैपिटल में कौन ज़्यादा लैंग्वेज बोलता था। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम सच एज डिक्लेरेशन इज़ कॉल्ड। यानी चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति के विवरण और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी प्रदान करनी होती है। इस घोषणा को क्या कहते हैं, मतलब अगर आप लेट सपोज इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो आपको जो भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब देना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं या फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हम सबमिट करते हैं अदर एग्ज़ाम्स या फिर अदर चीज़ों के लिए, और इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैनिफेस्टो एफिडेविट यानी शपथ पत्र बोला जाता है, जो भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in which year's election the Janata Dal had promises the implementation of मंडल कमीशन रिपोर्ट in its manifesto। मैनिफेस्टो क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे इलेक्शन होने वाला है तो उससे पहले जो भी वादे वगैरह किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलते हैं। ठीक है, कि इस वर्ष के चुनाव में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था 1962, 1989, 1990 या फिर 1972। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1989 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। सो
इलेक्शन कब हुआ था 1989 में। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी हमारी, जनता दल थी। प्रॉमिस क्या करा था, इम्प्लीमेंट करेंगे मंडल कमीशन को। लीडर कौन थे हमारे, बीपी सिंह थे। आउटकम कैसे, जनता दल जीत गई थी। बीपी सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ टिपिकल SHG, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं या फिर कितने होते हैं। 15 से 20, 10 से 15 से 25, 10 से 20, 10 से 15 या फिर 15 से 20। तो D+P इसका आंसर 10 से ऑप्शन नंबर बी को माना है। और इसका राइट आंसर यही होता है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं मतलब नॉर्मली इसमें 10 से 20 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी निम्नलिखित में से उस देश का पहचान करनी है जिसका संघ एक साथ आया था। ठीक है। तो कौन सी कंट्री हमारी, इंडिया, स्पेन, US या फिर बेल्जियम। तो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपके लिए क्या है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है वो कमिंग टुगेदर विद फेडरेशन। ठीक है। मतलब कि हमारा तो क्या है, यूनियन विद फेडरेशन है, लेकिन वो कब हुआ था, फेडरेशन फिर बाद में यूनियन बना था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि US एक कंट्री है जो फेडरेशन को इकट्ठा करके बनी हुई है। और हमारा इंडिया है जो सेंटर पहले आता है, फिर उसके बाद हमारे स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारा सेंटर क्या है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा कि एक टाइम में उनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इज़राइल्स लेजिस्लेचर, यानी जो इज़राइल की विधायिका है उसका क्या नाम है, नेसेट, ट्यूमा, पार्लियामेंट या फिर नेशनल असेंबली। तो क्या लगता है आपको, ड्यूमा कहाँ का है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये जो ड्यूमा है, अगर आपने ये जिस कंट्री से रिलेशन रखता है उसके रिवोल्यूशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे D+P में। ठीक है। तो ड्यूमा का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो नेसेट है वो क्या है, इजराइल की लेजिस्लेचर है हमारा। ठीक है। और हमारे इंडिया का क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम है। ठीक है। तो लीजिए यहाँ पर आपको खुद ही पता चल गया। सो नेसेट क्या है हमारा, इजराइल, ड्यूमा रशिया से रिलेशन है, पार्लियामेंट UK, इंडिया, इन सब से। और नेशनल असेंबली कहाँ पर है हमारी, फ्रांस में, पाकिस्तान में, इन सब में हमारी क्या है, नेशनल असेंबली है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ चागुआरामास साइन बाय द इंडिपेंडेंट आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज टू एस्टैब्लिश जॉइंट अथॉरिटीज़। तो देख रहे हैं आप लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 2021 का पेपर 18 के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक ठाक हुआ था हमारा। तो संयुक्त अधिकारियों की स्थापना के लिए वेस्ट इंडीज़ के स्वतंत्र द्वीपों द्वारा चौगारामास की संधि कब हस्ताक्षर की गई थी, 1968 में, 1973 में, 1962 में या फिर 1971 में। और अगर आप देख रहे हैं तो 2018 के पेपर में हमारे असर्शंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे कि आप 2021 का पेपर देख रहे हैं तो उसमें आपने ये क्वेश्चन बहुत देखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट और नीदर। ये वाले क्वेश्चन हमारे 2021 के पेपर में ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो आपको 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सिलेबस यही रहने वाला है। अगर वो क्लियर है तो आप क्या कर लेंगे, ईजिली आंसर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में। तो यहाँ पर हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में ये वाली ट्रीटी क्या की गई थी, साइन की गई थी। ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ चागुरामास, अ फाउंडेशन एग्रीमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन अमंग कैरेबियन, जो नेशंस हैं हमारे उनके, साइंड ऑन 4 जुलाई 1973 को साइन की गई थी। पर्पस क्या था, एस्टैब्लिश कैरिकॉम फॉर जॉइंट इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी कैरिकॉम की स्थापना के लिए सामूहिक आर्थिक, सामाजिक और विदेशी नीति। सिग्नेचरी कौन कौन थे, बारबाडोस, गुयाना, जमाइका, ट्रिनिडैड और टोबागो। ये कौन से हमारे थे,
नेशंस थे जिन्होंने क्या करा था, साइन किया था। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डू वी फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, यानी सत्ता की साझेदारी के किस रूप में हम नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली की व्यवस्था को पाते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्या की जा रही है, सत्ता की साझेदारी की जा रही है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी डिफरेंट जो हमारी राजनीतिक दल हैं उनके बीच में सत्ता की साझेदारी है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि सिस्टम जिसमें बराबर में क्या हो रहा है, पावर को शेयर किया जाएगा, वहाँ पे क्या रहते हैं, बैलेंसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसा कि अगर हम देखें पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उसमें क्या होता है, जैसे धार्मिक या जातीय समूहों के बीच अधिकारों का वितरण होता है, जैसे कि बेल्जियम में। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, गठबंधन तक सरकारों में देखा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी आपने ही देखा होगा हमारा इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेपी ने अलायंसेस बनाए थे, गठबंधन करी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो अदर पार्टीज़ हैं उनके साथ भी पावर को शेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। फिर होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सरकार के विभिन्न जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही स्तर पर होते हैं और एक दूसरे की शक्तियों का संतुलन करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस इसमें देखा जाता है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, केंद्र, राज्य, जिला। तो वर्टिकल मतलब होता है सबसे टॉप पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इसमें ऐसे पावर शेयरिंग की जाती है। क्लियर है इतना आप सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी CPI? तो भारतीय राजनीतिक दल CPI का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या था? हिंदुत्व था, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म था, या फिर गांधीयन सेक्युलरिज्म। तो आपने अगर CPI पार्टी के बारे में पढ़ा दैट इज़, तो आपको पता होगा कि ये जो CPI पार्टी बनी थी हमारे कौन से बेसिस पर बनी थी, मार्क्सिज्म पर बनी थी। ये जो पार्टी हमारी वो मार्क्सिज्म पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे है हमारी। कोर बिलीफ क्या है? एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन थ्रू क्लास स्ट्रगल एंड एस्टैब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी, मतलब कि कोई भी मैन किसी भी अदर मैन का क्या कर सकता है, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मार्क्स थे उनका पूरा लाइफ ही चला गया कि जो वर्कर क्लास हैं उनको क्या करना है, स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर या इन सबको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो अपने लेबर्स को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे। एंड पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? लेफ़्ट विंग टू फार लेफ़्ट। ठीक है, तो ये इनका मतलब समझ लो कि लेफ़्ट विंग होता है और एक राइट विंग होता है। राइट विंग वो होते हैं जो सपोर्ट में होते हैं, लेफ़्ट विंग होते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं। और इसको फाउंड कब किया गया था? 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में इसको फाउंड किया गया था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हु सेड दिस? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of people। यानी ये किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो इस क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इसलिए मैंने बोला आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी महात्मा गांधी, उसके कहीं पर भी मेंबर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको लगेगा कि महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी ही राइट आंसर है, जिन्होंने बोला था कि हम इंडियंस इतने कैपेबल हैं कि हम खुद का संविधान ला सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हमारा संविधान अगर हम नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे पता कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हम किस चीज़ में ज़्यादा, जैसे कि इंडिया में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, कैसे मतलब कि हम टैकल करते हैं। ये हमें पता होगा कि जो छोटा सा ब्रिटिश है जो उधर रहता है, उसे कैसे पता कि इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो जो घर में रहता है उसको प्रॉब्लम्स और जो उसके सॉल्यूशन है उसी को पता होता है, किसी आउटसाइडर्स को नहीं पता होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने बोला था कि हम इतने कैपेबल हैं कि हमें पता है कि हमें कैसे किसकी रक्षा करनी है, किसकी इच्छा को कैसे पूरा करना है और अपने संविधान को कैसे बनाने हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हमें ऐड करने हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है इसको बनाने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, अराउंड हम देखें तो 3 साल का समय लगा था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें हमने चुन चुन के चीज़ें ली हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, कि मतलब हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको पढ़ा और हमें उनमें से क्या ऐसा लगा कि जो हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, फिर उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ठीक है, आई होप क्लियर है आप सबको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्टडीज़ ऑन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी शोज दैट, यानी लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता पर अध्ययन से क्या पता चलता है। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड इनइक्वालिटीज़ अमंग इंडिविजुअल, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रमोटिंग डिग्निटी अमंग मैन एंड इनइक्वालिटीज़ अमंग वुमेन, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया कि मैंस को तो हम इक्वल ट्रीट करेंगे लेकिन वुमेन्स को नहीं करेंगे। प्रमोटिंग इनइक्वालिटी अमंग कम्युनिटीज़, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन सारे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आप देखेंगे वही है कि हमें क्या करना है, प्रमोट डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को हमें प्रमोट करना है। बाकी सब में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ लगाकर, तो ये तो क्या हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज IRDP स्टैंड्स फॉर। इंटीग्रेटेड रूरल डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा IRDP का फुल फॉर्म। सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पुअर, जो होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इम्प्रूव एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, यानी जो बुनियादी सेवाएं हैं उनको इम्प्रूव करता है कि लोगों को मिले। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट करता है। एम्पावर वुमेंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करेगा, एम्पावर करने की कोशिश करता है। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। और रूरल पुअर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके बेनिफिशियरीज होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लोग, और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं, और रूरल आर्टिसन जो होते हैं, यानी कि आप देखो तो जो अलग थलग हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको क्या करता है, कोशिश करता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करें, उनकी स्किल्स को बढ़ावा दें। ठीक है, तो इसका मेन काम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड द मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान। देखिए आगे क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड, ये हमारा 2018 का पेपर है। हालांकि 2021 में हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। 2021 के पेपर में NCERT से पॉलिटिकल साइंस से सिर्फ हमारा नेपाल और बोलीविया वाला चेक आया था। ठीक है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट कब किया था? मार्च 1996 में, अक्टूबर 1999 में, अगस्त 1997 में, या फिर जून 1989 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अक्टूबर 1999 में क्या करता है, ये कूप करता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेट है 12 अक्टूबर 1999 में करता है। लोकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान। टाइप क्या है, ब्लडलेस मिलिट्री कूप होती है हमारी। नवाज शरीफ अटेम्प्ट टू डिसमिस मुशर्रफ वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम श्रीलंका। तो श्रीलंका से वापस आते वक्त क्या करता है, ये काम करता है अपना ये वाला। मुशर्रफ्स प्लेन वॉज डिनाइड लैंडिंग इन कराची। तो उस टाइम के अगर आप देखेंगे तो हम PM उस टाइम पे कौन थे, हमारे नवाज शरीफ थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसको क्या किया गया था, जो मतलब परवेज़ मुशर्रफ जो श्रीलंका से आ रहा था तो उसको एंटर नहीं करने दिया जा रहा था।
आर्मी लॉयलिस्ट मोबिलाइज सीज की गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड पे शरीफ अंडर हाउस अरेस्ट। तो आर्मी ने क्या करा, सारी चीज़ों पे अपना कब्जा कर लिया और जो नवाज शरीफ थे उनको क्या कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर मुशर्रफ सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उसी टाइम पे ये एंटर होके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगा 1999 में और इमरजेंसी लगा देता है अपनी कंट्री में। फिर ही बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद क्या करता है, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी अपने आप को बना लेता है। अब यहाँ पे देखिए बामसेफ से क्वेश्चन आ गया आपका। तो व्हाट डज बामसेफ स्टैंड्स फॉर। तो बांग्लादेश मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था इसको एक इंडियन ने बनाया, तो इसका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। फिर बैकवर्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, या फिर भूटान मिलना। तो ऑब्वियसली बात है कि बांग्लादेश और भूटान तो नहीं होगा। फिर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ठीक है। और हमारा मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और इसको किसने इस्टेब्लिश करा था, कांसी राम जी ने। और आपको पता है वो भी बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने यह करा था, बीएसपी को भी इस्टेब्लिश करा था। और हमने अभी देखा कि बामसेफ को कौन से ईयर में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था, डेट इज़ 1978 में। और 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी को, ठीक है। फाउंडर कौन है, कांसीराम। टाइप क्या था, नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, रिप्रेजेंट SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ को। फिर प्रमोट करता है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को, बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बहुजन समाज जो है उनको, इंस्पायर स्ट्रक्चर चेंज इन सोसाइटी। तो इसका क्या होता है, चेंज इन सोसाइटी में इसका मेन यानी समाज और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना इसका क्या था, मेन काम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लीजिए, नेपाल से क्वेश्चन आ गया हमारा। आफ्टर द अप्रैल 2006 पॉपुलर मूवमेंट हु वॉज चूजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नेपाल में किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जो 2006 वाला स्ट्रगल था। तो बाबूराम भट्टाराई को, गिरिजा प्रसाद कोइराला को, किंग ज्ञानेंद्र को, या फिर माधव कुमार नेपाल को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उनको 2006 में एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है, कहाँ का, नेपाल का, जो पॉपुलर स्ट्रगल नेपाल में हुए थे। तो द अप्रैल मूवमेंट एम टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड किंग ज्ञानेंद्र डायरेक्ट रूल। तो किंग ज्ञानेंद्र मतलब उस टाइम पे ये भी पूछ सकता है कि कौन किंग था। SPA लेड मास प्रोटेस्ट एंड फोर्स द किंग टू रिस्टेन द डिजॉल्व पार्लियामेंट। तो जो किंग ने क्या करा था, पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दिया था, उसके अगेंस्ट ये किया गया था। 24 अप्रैल 2006 द किंग एक्सेप्टेड ऑल डिमांड, जो डिमांड दी गई उसे एक्सेप्ट किया। और SPA नॉमिनेटेड गिरिजा प्रसाद कोइराला एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब मैंने आपको बताया जो कुछ टाइम के लिए बनती है, इंटरिम आई होप आपको पता होगा, ये परमानेंट नहीं थे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है 2006 से 2008 तक स्ट्रगल चलेगा, फिर कहीं जाके 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो हम 2006 की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम बना रहे थे तो 1947 में अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियली हमने 1950 में सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी। तो उस कुछ टाइम के लिए तो किसी न किसी को चाहिए ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स को हम रोक नहीं सकते हैं कि आप 2-4 साल और रुक जाओ, अभी हम थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा आज़ाद होने में, या फिर सारी गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिशर्स क्या पता नहीं जाते, हमने इतना पॉपुलर स्ट्रगल करा। तो इंटरिम मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इनको गद्दी पर बिठा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज नहीं तो 2 साल बाद तो हमें सारी चीज़ें करनी है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कम टाइम के लिए चीज़ें करके देख लेते हैं कि हम कितना इफेक्टिवली इसको यूज़, या फिर कितना इफेक्टिव इस तरीके में हैं। ठीक है, क्लियर इतना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर
as invalid and can determine the constitution validity of any law or action of the executive in the country when it is challenged. This is called as, यानी सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अमान्य घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकता है जब उसे चुनौती दी जाती है। इससे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी एकीकृत न्यायपालिका, गार्जियन अभिभावक, जुडिशियल रिव्यू या फिर इम्पीचमेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच टाइप ऑफ चैलेंज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज फेसेस, यानी किस टाइप की प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी यानी स्थापित लोकतंत्र फेस करना पड़ता है? एलिमिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र का उन्मूलन, तो ये तो फेस नहीं करेगा। इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का संक्रमण, या फिर एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का विस्तार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी आपके कंट्री में एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसलिए ये तीन ऑप्शंस हमारे सही नहीं हुए। लेकिन आपको डेमोक्रेसी को हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है, क्योंकि अब एक कंट्री में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन है, तो मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो हमारी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे चैलेंजेस हैं। फाउंडेशनल चैलेंज क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दोज कंट्रीज वेयर इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो सबसे पहला तो ये कि सबसे पहले उसको एस्टैब्लिश करो जहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। फिर चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन होता है अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑल फील्ड। तो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, अब उसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर आता है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कुछ मेन चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को फेस करना पड़ता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर से आ गया ना क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो 64th अमेंडमेंट है, 73rd, 46th या फिर 74th। तो अभी जस्ट हमने शेड्यूल जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73rd हमारा किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला ही इंपॉर्टेंट होता है जो 1951 में हुआ था। इसकी वजह से क्या किया गया था? जिसका रिलेशन कैसे है? जो हमारा 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, डैट इज़ जो हमारे लैंड रिवेन्यूज़ वगैरह थे उनसे क्या इसका रिलेशन है। फिर हमारा क्या है? 42nd अमेंडमेंट हमसे पूछता है जो कब किया गया था? 76 में, 1976 में ऐड किया गया था। इसे हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा 3 वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे, डैट इज़ सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। प्रेम्बल में ऐड किया गया था कब? जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। फिर 44th वाला 1978 फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके ड्यूटी प्लेसमेंट में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा 73rd एंड 74th। 73rd का रिलेशन किससे है? पंचायती राज से है और 11 शेड्यूल में ऐड किया गया है। 74th का किससे? अर्बन लोकल बॉडी से, डेट इज़ म्यूनिसिपैलिटी से, जिसे 12th शेड्यूल में ऐड किया गया है। थर्ड हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन 6 to 4 years। और आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी ऐड किया गया था। ठीक है, डैट इज़ पार्ट जो हमारा क्या है? 4A में। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा डील करता है? 51 आर्टिकल डील करता है इसके साथ। सो 86 में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों को, और इसे राइट टू फंडामेंटल राइट माना गया था, जिसको किस में ऐड किया गया था? 21A में। आपको पता होगा राइट टू लाइफ का आर्टिकल डील करता है हमारा आर्टिकल 21, और ये राइट टू लाइफ
के अंडर ही इसको लाया गया था और इसी को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करा गया था कि जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजा जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है 101 वाला अमेंडमेंट जो 2006 में आया था, ये जस्टिस से रिलेटेड है। 104 वाला एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, जो आपको पता होगा कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा में 2-2 सीट्स को रिजर्व नहीं किया गया था कि एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब ऑब्वियस बात है हमें आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमारे इंडिया में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं बचा। एंग्लो इंडियन मतलब कि 2 में से कोई एक पेरेंट्स आउटसाइडर हो, एक इंडियन हो दूसरा क्या हो आउटसाइडर हो, तो उसको हम एंग्लो इंडियन मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। तो इसलिए अब जो उसमें 5-4-5 सीट्स थी अब इसको कम करके क्या कर दिया गया 5-4-3 सीट्स हम बोलते हैं। अब कोई रिजर्वेशन नहीं है इन लोगों के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर टू, यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास निर्देश आदेश या डैश जारी करने की शक्ति है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिटीशन, लॉ या फिर रिट्स, तो किस चीज़ की उनके पास शक्ति है? रिट्स को क्या कर सकते हैं वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप रिट्स भी आपको पता होंगे। तो रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे अगर किसी फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 22, और जो हाई कोर्ट है उसका 226 है रिट्स इशू करने का। ठीक है, ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में डील करता है और हाई कोर्ट, ये रिट्स से रिलेटेड है इनका। पावर द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स, दीज रिट्स आर लीगल इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, तो जो सिटीजन के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? रिट्स को इशू किया जाता है। ठीक है, तो और हमारे पास ये 5 रिट्स हैं। पहला क्या है हमारा? हाबीज कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, अगर आपको अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है तो उस टाइम पे इस रिट को इशू किया जाता है। सेकेंड है हमारा मेमोरेंडम। वी कमांड डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, यानी कि हम कमांड करते हैं आपको क्या करना है, जो आपके कर्तव्य हैं वो फुलफिल करना है। थर्ड होता है हमारा प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो स्मॉलर कोर्ट्स हैं, जो छोटे कोर्ट हैं, उनको क्या किया जाता है क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करके उन्हें रोका जा सकता है। लेट्स सपोज वो अनफेयर तरीके से क्या कर रहे हैं, कोई जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, तो उनको क्या कर सकता है, जो हायर अथॉरिटीज़ के जो कोर्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा होता है सेंटियोरेरी ट्रांसफ़र केस टू हायर कोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अच्छे से उसको नहीं देखा है तो उस जो केस है उसको क्या करो, अपने से हायर अथॉरिटी या फिर कोई ऐसा है जो आपके बस का नहीं है तो उसे क्या करना है, जो हायर अथॉरिटी है उसको क्या करना है, रिव्यू के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट होता है हमारा क्यू वारंटो। इसमें क्या है? क्वेश्चन लीगली ऑफ द पर्सनल अथॉरिटी इन पब्लिक ऑफिस, यानी कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद या अधिकार पर वैधता पर प्रश्न उठाया जा सकता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास क्या है, कार्ड कौन सी करंट है कि आप इसकी सुनवाई कर रहे हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये 5 रिट्स हैं जो इशू किए जाते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? ठीक है, तो ये अभी हमने जैसे देखा कि सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन किससे है, हमारा आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 में क्या करता है, इनको इशू करता है। और ये क्या है, हमारे 5 रिट्स हैं। पहला हमारा क्या है, हार्बिस कॉर्पस, मेमोरेंडम, प्रोहिबिशन, सेंटियोरी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये क्या हमारे 5 रिट्स हो गए। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स को। सो
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर क्या है कि जो 14 नवंबर का पेपर था उसको मैंने पार्ट 4 में करके आप लोगों के साथ प्रॉपर डिस्कस कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगी। बाकी आपको क्या करना है कि जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उसे कॉन्टीन्यूसली देखते रहना है, नोट्स को रिवाइज करते रहना है। और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे भी और अगर आपके पास आपका स्टडी मटेरियल अगर है आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल उसी से पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास मैराथन की वीडियोस पड़ी हुई हैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पे। आप क्या कर सकते हैं, उन मैराथन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।